Hey, hello student. Hope you all are doing well. So what's going on? What's up in your life? Hope you all are doing well. And thank you for giving me such a positive response. I'm so overwhelmed with your responses. And again, this in this video, I'm going to teach you the rest of the 25 idioms from the 100 idiom series, and I'm going to explain this idioms in English as well as in Hindi. So without delaying, let's start. So the today's first idiom is jump the gun. एंड जंप द गन का मतलब होता है कि किसी भी काम को जल्दबाजी में शुरू करना, टू स्टार्ट समथिंग टू सून. For example, she jumped the gun and started the meeting without the manager. उसने जल्दबाजी में मीटिंग को स्टार्ट कर दिया बिना मैनेजर के. Okay, so let's move to the next one. Yeah, and the next one is throw caution to the wind. Okay, so throw caution to the wind का मतलब होता है बिना किसी चिंता के जोखिम उठाना. Okay, to take a risk without worrying about the consequences. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिस्क अपनी लाइफ में लेना बहुत मज़ा आता है और वो रिजल्ट की नहीं सोचते हैं. वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा. तो बिना किसी रिजल्ट के रिस्क लेना, उस टाइम हम कहते हैं, उस वक्त के लिए हम ये यूडियम यूज़ करते हैं, थ्रो कॉशन टू द विंड. फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड इन द न्यू स्टार्टअप. उसने बिना रिजल्ट की, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया और उसने नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज द राइटिंग ऑन द वॉल. ओके, इसका मतलब होता है कि किसी बुरी घटना का संकेत, लाइक ए साइन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन. ओके, कोई एक संकेत आपको मिलने वाला है कि कुछ बुरा होने वाला है, उस टाइम ये यूज करते हैं इडियम द राइटिंग ऑन द वॉल. सो द एग्जाम्पल इज द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल व्हेन द कंपनी स्टार्टेड कटिंग जॉब्स. ओके, जब कंपनी ने नौकरी को कट करना शुरू किया, नौकरी मतलब लोगों को हटाना शुरू किया, तो ये एक कंपनी के लिए एक बुरी घटना का संकेत था. सो द नेक्स्ट वन इज चॉम्पिंग एट द बाइट. ओके, चॉम्पिंग एट द बाइट का मतलब होता है ईगर टू स्टार्ट समथिंग, किसी काम को करने के लिए इच्छुक होना, तैयार होना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज चॉम्पिंग एट द बिट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट. जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा ईगर है अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए. नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट. ओके, सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग पेनफुल और अनप्लीजेंट, लाइक कोई भी कठिन काम करना बर्दाश्त करते हुए. ओके, लाइक you are in the pain but you have to bear that pain, you have to bite the bullet. Okay, for example, I had going to the dentist but I had to bite the bullet. Okay, I hate going to the dentist but I have to bite the bullet. मतलब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे ये टफ काम करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज A bird in the hand is worth two in the bush. मतलब जो आपके पास है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं है उसकी फिक्र करना बेकार है. Okay, what you have is more valuable than what you might get. For example, don't risk losing your job for an uncertain opportunity. A bird in hand is worth two in bush. अगर आपके पास जो जॉब है उसे आप मत छोड़ो दूसरे बेहतर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में. ओके, जो कि श्योर नहीं है कि वो आपको मिलने ही वाली है. लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट सो श्योर अबाउट ना व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर. सो उसके लिए ये कहा गया है कि जो चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू करो, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपके पास है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बर्ड इज हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. So the next one is beat a dead horse. Okay, beat a dead horse का मतलब होता है ऐसा विषय उठाना जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लाइक कि जो बीती हुई बातें होती है ना उसके ऊपर बेकार में बहस करना,
उसे कहते हैं बीट अ डेड हॉर्स, टू कंटिन्यू डिस्कसिंग और वर्किंग ऑन समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बिन सेटल्ड। जो चीज़ें मतलब एक काइंड ऑफ यू कैन से दैट गड़े मुर्दे उखाड़ना। ओके, सो इसका एक और भी इडियम आता है लाइक सिमिलर ही है, वो भी फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, उसका भी सेम मतलब निकलता है, गरे मुर्दे उखाड़ना मतलब बीती हुई बातों पे बेकार में बहस करना। ओके, स्टॉप बीटिंग अ डेड हॉर्स, वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, मतलब अब पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर बात करने से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमने डिसीजन कर लिया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज जंप टू कंक्लूजन्स। ओके, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी चीज़ों को कंफर्म किए हुए उसके जजमेंट पे पहुंच जाना, उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाना, उसे कहते हैं जंप टू कंक्लूजन, टू मेक ए जजमेंट विदाउट एनी फैक्ट। ओके, मतलब बिना कुछ समझे हुए आप जब रिजल्ट पे पहुंच जाते हो तो उस वक्त के लिए ये इडियम परफेक्ट है, जंप टू कंक्लूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट नोइंग द होल स्टोरी, मतलब निष्कर्ष पर मत पहुंचो बिना स्टोरी को जाने हुए, बिना कंप्लीट स्टोरी को जाने हुए। नेक्स्ट वन इज अ फूल्स एरेंड। ओके, अ फूल्स एरेंड का मतलब होता है एक बेमतलब का काम जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अ टास्क दैट इज पॉइंटलेस और विल फॉइल। So for example, trying to convince her to change her mind was a fool's errand, मतलब उसको किसी बात के लिए, उसको अपने माइंड चेंज करने के लिए मनाना मतलब एक बेमतलब का काम है, वो नहीं चेंज होने वाली, उसका माइंड सेट, उसका माइंड नहीं चेंज होने वाला है, तो इट्स अ फूल्स एरेंड। नेक्स्ट वन इज कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। ओके, सो कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन का मतलब होता है कठिन मेहनत करना, टू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। ओके, इफ यू कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन यू विल सक्सीड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम कामयाब होगे। नेक्स्ट वन इज थ्रो समवन अंडर द बस। ओके, मतलब कि अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को धोखा देना। ओके, टू बिट्रे समवन फॉर पर्सनल गेन। एग्जाम्पल, ही थ्रू हिज कलीग अंडर द बस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्त को मुसीबत में डाल दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज wear your heart on your sleeve। इसका मतलब होता है कि अपने इमोशंस को खुलकर दूसरों के सामने रख देना, भाई दिखाना, अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाना। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके चेहरे से उनके इमोशंस का पता चल जाता है। यू कैन ईजिली डिटेक्ट बाय देयर फेस दैट वेदर दे आर हैप्पी, सैड और व्हाट्स गोइंग ऑन in their life. Okay, so for that you can use wear your heart on your sleeve. Example, she wears her heart on her sleeve and is always honest about how she feels. Okay, मतलब कि वो अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर दिखाती है और इसी वजह से वो क्या महसूस करती है सबको पता चल जाता है। ओके, मतलब उसकी सच्ची फीलिंग लोगों के सामने उजागर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अ हॉट पोटैटो। ओके, सो हॉट पोटैटो किसे कहते हैं? एक विवादित या संवेदनशील मुद्दा, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक और अ सेंसिटिव इशू। ओके, सेंसिटिव टॉपिक, सेंसिटिव इशू और एक कंट्रोवर्शियल इशू, उसे हम कहते हैं हॉट पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल, द टॉपिक ऑफ ले ऑफ इज अ हॉट पोटैटो इन द कंपनी। Next one is to burn the candle at both end। भाई दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाना जो है ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने के बराबर है। ओके, बिना आराम किए बहुत मेहनत करना। ओके, सो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू वर्क टू हार्ड विदाउट रेस्ट। Okay, for example, she has been burning the candle at both ends with her new job। मतलब भाई उस बंदी की नई नई नौकरी लगी है और अब उस नौकरी में उसे
बिना आराम किए हुए कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ रहा है तो वो मेहनत कर रही है. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रेक अ लेग. ओके, break a leg is very common nowadays and people are using it just to say good luck. Okay, so it is a wish, by the way. जब आप किसी को शुभ कामनाएं देते हो तो उस शुभ कामनाएं के लिए आप गुड लक ना बोलकर कहें ब्रेक अ लेग. इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ पैर तोड़ कर आना. इसका मतलब होता है कि तुम्हें शुभकामनाएं मेरी तरफ से. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट. आज की परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. नेक्स्ट वन इज कट कॉर्नर्स. सो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग इन ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे. ओके, सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका अपनाना. Okay, for example, he cut corners when building the house, which led to problems later. उसने सबसे सस्ता सबसे आसान तरीका बिल्डिंग बनाने के लिए लगाया जिससे की वजह से उसे बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. नेक्स्ट वन इज थ्रो इन द टाल. सो थ्रो इन द टाल का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान लेना, टू एडमिट डिफीट. ओके, so after many failed attempts she decided to throw in the towel. Okay, बहुत सारी नाकामयाब अटेम्प्ट्स के बाद उसने यही डिसाइड कर लिया कि अब हार मान लेने में ही भलाई है. ओके, नेक्स्ट वन इज इन द सेम बोट. इन द सेम बोट का मतलब होता है कि इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स. ओके, जैसे सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और अगर दोनों की सिचुएशन सेम हो तो हम कहेंगे कि दे आर इन द सेम बोट. एक ही स्थिति में है वो दोनों. ओके, फॉर एग्जाम्पल, we are all in the same boat here, so let's work together to fix it. मतलब हम सभी यहाँ पर एक ही स्थिति में हैं तो चलो सब मिलकर काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज गेट कोल्ड फीट. गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है ना कि ठंड से पैर जम जाना. नहीं, घबराहट महसूस करना. ओके, जब हम कभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या डर के मारे हमें कभी घबराहट में, मतलब किसी भी तरीके से, यूजुअली ये डर के सेंस में लिया जाता है, बट या किसी भी चीज़ का वो डर हो सकता है. घबराहट महसूस करना, जब आप अपने आप में नर्वस हो जाओ तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं गेट कोल्ड फीट. ओके, सो टू बिकम नर्वस बिफोर समथिंग, किसी भी काम को करने से पहले जो नर्वस होती है, घबराहट होती है, उसे कहा जाता है कोल्ड फीट. फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द वेडिंग एंड ऑलमोस्ट बैक्ड आउट. मतलब वो वापस ही होने वाली थी कि नहीं, वो शादी नहीं करेगी भाई, पीछे हटने वाली थी वो. पीछे हटने वाला था वो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. और वो बहुत ही घबराहट उसे हो रही थी. add fuel to the fire. ओके, add fuel to the fire का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आग में और घी डालना. ओके, मतलब स्थिति को और बिगाड़ना. ओके, to make a bad situation worse, जो खराब सिचुएशन उसको और खराब बना देना, तो add fuel to the fire. For example, arguing with him will only add fuel to the fire. मतलब उससे बहस करना ना सिर्फ सिचुएशन को और बिगाड़ना है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे अच्छा नहीं होने वाला. नेक्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके, सो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट. जो चीज़ें पहले आपको बुरी लगती है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट आपके लिए बाद में अच्छा साबित होता है, उसके लिए हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. पहली नज़र में बुरा लेकिन बाद में अच्छा साबित होने वाला. For example, losing that job was a blessing in disguise. I found a better one. Okay, वो जॉब ही, किसी बंदे को एक जॉब लगी थी, वो जॉब उसकी छूट गई. ओके, तो उसे लगा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन जैसे ही उसकी जॉब छूटी उसे उससे बेहतर जॉब मिल गई. तो फिर उसने ये सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ जो मेरी पहली जॉब छूट गई. तो यहाँ पर जो उसकी सोच है कि जो पहली जॉब छूटने का जॉब अच्छा हुआ वो बाद में उसके लिए अच्छा साबित हुआ ना, जॉब छूटना, इसीलिए कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड. ओके, ये तो भैया कि सटीक रूप से समस्या को पहचान लेना या सही बात जगह पर सही बात कहना. ओके, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम.
For example, you hit the nail on the head with your comment about efficiency. Next one is speak of the devil. ये इज इनकम्प्लीट थोड़ा सा है, एक्चुअली इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट, बट इसे इतना भी कहकर आप छोड़ सकते हो, स्पीक ऑफ द डेविल। इसके बाद का इडियम ऐसे है कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स, बट डेविल अपीयर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो वही है, मतलब वो आ गया। ओके, व्हेन समवन यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट अपीयर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भाई आप जॉन के बारे में, भाई हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम और जॉन अचानक से आ गया, अपीयर हो गया, तो हम कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर्स जॉन। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। इसका मतलब होता है कोई चीज़ें बहुत महंगी होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल द न्यू कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग बट आई लव्ड इट, आई लव इट। अंडर द वेदर मीन्स बीमार होना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आप यहाँ पर अ बिट हटा भी सकते हो, यहाँ पर इसका मतलब है कि आई एम फीलिंग अ बिट, मैं थोड़ा सा थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आप बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू स्पीक। ओके, and this was the last idiom of the idiom series, and I have completed all 100 idioms for you, and hope you guys like this video. And if you guys like this video, please like it, share it, and subscribe it, and give a lot of thumbs up. And if you have any doubt, any queries related to anything, please you are feel free to ask me any question in the comment box. Comment box are open for you 24/7. So guys, I'll see you. Bye bye, take care, thank you.